हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज 12th बीएस के सेकेंड चैप्टर का हम लोग सेकेंड वीडियो पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर बीएस का स्टार्ट करा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने बताया था कि मैनेजमेंट को रन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रिंसिपल्स कैसे होना चाहिए और किस तरीके से वर्क करना चाहिए वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि वो प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, किस तरीके के प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो लास्ट वीडियो में ना आपको मैंने एक हेडिंग बताई थी कि हम लोग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एक टेलर के प्रिंसिपल, दूसरे फेयोल के प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो टेलर के प्रिंसिपल आज पूरा जो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं, टेलर की जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज पूरा पोर्शन टेलर्स वाले का कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फेयोल्स के हम लोग सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, टेलर्स के पहले सबसे पहले अपन तो प्रिंसिपल्स देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और उसी की फिर ये 5 टेक्निक्स होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल दो या फिर टेलर्स के प्रिंसिपल बोल दो, बात एक ही है, लेकिन किसी भी नाम से आपको आ सकता है, इसलिए आपको दोनों पता होना चाहिए नाम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट, प्रिंसिपल्स मस्ट फॉलो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब साइंस को फॉलो करना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब को, तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में हमको कोई टास्क अचीव करना है। अब जो भी टास्क हमको अचीव करना है उसके पहले उस टास्क की हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग को देखते हुए हम आगे हमारी प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रोसेस हम करते हैं दैट शुड फॉलो द साइंस, मतलब एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, उसका रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम ये पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब सारी जो मेथड हम अप्लाई करेंगे दैट शुड प्रैक्टिकली बी बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक मेथड्स, मतलब कि बिना रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन के, बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज पे हम लोग काम नहीं करेंगे, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स का हम लोग यूज करेंगे। ये बताया था टेलर ने। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट जो दिख रहा है उस हिसाब से डिसीजन ले लिया, नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच पे हमको काम चलाने वाला काम नहीं करना है। बिल्कुल परफेक्ट, इफिशिएंट, इफेक्टिव काम हमारे पास मैनेजमेंट में होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट इफेक्टिवली और बहुत प्रॉपर तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से रन करेगा। क्लियर? ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकेंड क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसमें टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक बहुत सारे वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, हर कोई है। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, एक बिल्कुल लोअर क्लास का जो वर्कर है वो काम कर रहा है, मतलब हमारे जो मैनेजमेंट में बॉटम लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं ना वो है, और एक उसका मैनेजर है जो टॉप लेवल पर है। अब अगर वर्कर कोई काम अच्छे से कर रहा है तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अप्रिशिएट करे। ऐसा नहीं कि हाँ कर रहा है तो कर रहा है, उसका काम है इसलिए कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। इससे क्या होगा कि उसका काम वो और अच्छे से करेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी। अदरवाइज इसके एक कॉन्ट्ररी हैंड पे हम देखते हैं कि मान लो अगर कोई वर्कर काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा हम जाके हार्श वे में, रूड तरीके से उससे बात कर रहे हैं या फिर उसको जॉब से निकाल रहे हैं, उसको सारी पब्लिक के सामने चिल्ला रहे हैं। ठीक है, नहीं, आपको एक हार्मोनी मेंटेन करके चलनी चाहिए एक मैनेजमेंट के प्रॉपर रनिंग में, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने के बहुत सारे तरीके, उसको सेमिनार के बीच में बुला के रिप्रेजेंट करो, या फिर उसको कुछ बोनस अमाउंट दिया जाए, उसको कोई प्रेजेंट या गिफ्ट दिया जाए। ठीक है, उसकी कुछ अप्रिशिएशन, तारीफ की जाए सारी पब्लिक के सामने, ताकि उसको और मोटिवेटेड और एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो काम नहीं अच्छे से कर पा रहा है तो उसका पर्सनल काउंसलिंग लो, उसको धीरे से, शांति से, प्यार से बैठा के समझाओ कि किस तरीके से काम होना चाहिए। रीजन पता करो कि क्यों काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमको हार्मोनी मेंटेन करके चलना है, डिस्कॉर्ड नहीं करना है, मतलब बहुत हार्श वे में, रूट तरीके से कोई डिसीजन नहीं लेना है कि बंदे को काम से निकाल दिया या फिर 10 लोगों के सामने उसको चिल्ला दिया। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट में। फिर ये हो गए 2 पॉइंट हमारे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या होता है?
एक मैनेजमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ये कभी भी एक बंदे पर नहीं टिकता। जब मैनेजमेंट के सारे वर्कर्स मिलकर एक साथ एक जैसा अच्छे से काम करेंगे ना, तब एक मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। तो मैनेजमेंट इज टोटली बेस्ड अपॉन कॉपरेशन। जब एक दूसरे को कॉपरेट करेगा, दूसरा तीसरे को कॉपरेट करेगा, चौथा पांचवे को कॉपरेट करेगा, तब जाके एक मैनेजमेंट का पूरा वर्क कंप्लीट होगा। अगर हम अपना अपना इंडिविजुअल काम करने पर ही लगे रहे ना, तो मैनेजमेंट एक प्रॉपर अच्छे तरीके से कभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इंडिविजुअल हम कितनी भी अच्छी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन एक टीम वर्क कभी भी सामने उठ के नहीं आएगा। और जब तक टीम वर्क नहीं आता ना, ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। इंडिविजुअल आप कितना भी अच्छा काम कर लो, टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स थे टेलर्स ने जो बोले। क्या साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो मत करो, मतलब जो भी करना है एक प्रॉपर मेथड से करो। सेकेंड, हार्मोनी मेंटेन करो, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। किसमें? हाई लेवल एम्प्लॉइज और लो लेवल एम्प्लॉइज के बीच में, या फिर स्टेक होल्डर्स और वर्कर्स के बीच में। और तीसरी चीज ये है, अकेले इंडिविजुअल बेसिस पे काम करने से अच्छा है किसी की हेल्प लो, किसी की हेल्प करो, कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करो। ठीक है। अब इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड उसने क्या दे दी हमको? टेक्निक्स दे दी। पहले ये 3 पॉइंट नोट कर लो, फिर मैं टेक्निक्स बता रहा हूं। जो भी पॉइंट्स नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब हमारे पास टेक्निक्स में देखो, अपन पहले तो पांचों नाम देखते हैं। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये एक एक करके क्या होता है अपन समझते हैं। मेथड स्टडी, अब टेक्निक्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से काम करना है, जो टेलर ने सिखाया है कि किस तरीके से आपको टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करना है। तो मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है? अब मैनेजमेंट में जिस तरीके से भी काम चल रहा है ना, हम उस काम को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो मेथड स्टडी जो होती है ना, मेथड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेस चल रही है उसको स्टडी करना। किस तरीके से चल रही है, पहले क्या प्रोसेस हुई, दूसरी बार में क्या प्रोसेस हुई, तीसरी बार में क्या प्रोसेस हुई, उन प्रोसेस को एक के बाद स्टडी करना कि किस प्रोसेस में कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, कौन सी प्रोसेस में कितना कंजम्पशन हुआ, कौन सी प्रोसेस में कितना आउटपुट क्रिएट हुआ। जो पहली प्रोसेस से आउटपुट क्रिएट हुआ वो दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट में चला जाएगा। तो ये मेथड्स, अपने को एक एक मेथड के बारे में स्टडी करनी है कि हर एक मेथड की इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी कितनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज आती है मेथड स्टडी में। जब हम एक हर प्रोसेस का इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, दैट विल कम अंडर मेथड स्टडी। ठीक है। फिर आता है मोशन स्टडी। अब अगर हम बात करें मोशन स्टडी की, तो मोशन स्टडी मतलब क्या? मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस चल रही है, तो उस प्रोसेस के लिए आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे हमको ना उनकी स्टडी करनी है, कौन सा टूल किस तरीके से काम करता है, कौन से इक्विपमेंट को कैसे हम मैनेज करते हैं, कौन सी जो मशीन है वो उसका आर्म्स का मोशन कैसा है, मतलब वो कितने सेकंड में अप डाउन हो रही है। ठीक है। कब चालू हो रही है, कब बंद हो रही है, 1 घंटे चलाओगे तो कितना आउटपुट लाएगी। ठीक है। अगर 2 घंटे चलाओगे तो कितना आउटपुट, बिजली का कंजम्पशन कितना हो रहा है, मतलब वो मोशन की टू प्रो मोशन। हम लोग मशीन के मोशन की जब भी बात करेंगे ना, तो वो सारी चीजें किसमें आएगी? मोशन स्टडी में। हम सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का लिफ्टिंग हो गया, कोई रॉ मटेरियल को अप करना है, डाउन करना है, तोड़ना है, और उसके आर्म को अप डाउन करना है, रोटेट करना है, जिस भी तरीके से मोशन से रिलेटेड, मशीन के मोशन से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी ना, वो किसमें आएगी? मोशन स्टडी में। फिर उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे कि हमारी मशीन ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, किसी पोर्शन में कोई खराबी तो नहीं है। ठीक है। उसकी इफिशियंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है कि भैया 1 मिनट में कितना काम कर रही है। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी पार्ट में कि हमको उसको सुधारने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो मोशन, मशीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, वो आती है मोशन स्टडी में। फिर आते हैं हम टाइम स्टडी पे। अब भैया टाइम स्टडी क्या होता है ये सुनना। टाइम स्टडी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, तो हमको टाइम का बाउंडेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। टाइम बाउंड मतलब क्या कि वर्कर की इफिशियंसी और इनइफिशियंसी के हिसाब से हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि एक जो वर्कर है वो किस तरीके से काम कर रहा है,
मतलब कि उसको एक टाइम लिमिट दे दी कि आपको 1 घंटे में या 4 घंटे में इतना का काम करना है तो करना ही, हमने स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो अगर वो काम कर रहा है तो इज गुड, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो हमको उसको बोलना है कि आपका स्टैंडर्ड जो वैल्यू सेट है उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको काम को मैनेज करना है। तो टाइम स्टडी में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी एक इफेक्टिव वर्क हो रहा है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस का टाइम है उस टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि हमको प्रोडक्शन में जो 1 घंटे में हमारा 10 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए तो वो क्या 10 यूनिट हो पा रहा है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमको फिर ये भी देखना है कि अगर ज्यादा हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी बिगड़ रही है या फिर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन पा रहा है। हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है और टाइम को भी साथ में लेके चलना है। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, टाइम स्टडी में। ठीक है, टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट। फिर आता है हमारे पास में फैटिग स्टडी। अब व्हाट इज फैटिग स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना, फैटिग स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं। अब 20 लोग काम कर रहे हैं तो 20 लोगों की एनर्जी सबकी अलग अलग है। हो सकता है कि वो जो 20 लोग हैं उन सबका एज ग्रुप भी अलग अलग हो, जिसकी जो एज है उसकी उस एनर्जी के हिसाब से वो काम करेगा। मतलब हर एक बंदे का काम करने की एनर्जी अलग है, हर एक बंदे की एफिशिएंसी अलग है। तो हमको पहले ये डिसाइड करना है कि किस बंदे की एनर्जी कितनी है और उसकी स्किल्स और एफिशिएंसी कैसी है जिसपे वो काम करे। ठीक है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि जैसे 5 बंदों का ग्रुप है, सारे 30 साल के हैं। ठीक है, तो उनको एक थोड़ा सा हार्ड काम दे सकते हैं क्योंकि उनका एनर्जी लेवल अच्छा है, उनकी पावर ज्यादा है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी, स्टेमिना अच्छा है। तो उनको मैं 4 घंटे लगातार काम करवाने के बाद ब्रेक दूंगा ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 50 प्लस है या 45 प्लस है तो उनकी एनर्जी, एफिशिएंसी, स्टेमिना एज कंपेयर टू जो मेरे 30 साल वाले लोग थे ना उनसे कम है। तो मुझे फिर ये डिसाइड करना है कि इनको कौन सा काम देना है। अगर मैंने काम दिया तो कितने देर के बाद में इनको ब्रेक प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि सबका एनर्जी लेवल और काम करने का तरीका अलग अलग है, तो सबके जो ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है ना वो भी अलग अलग है। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ब्रेक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर उनको ब्रेक नहीं मिला तो वो आगे का काम और बिगाड़ सकते हैं, इसके भी चांसेस है। तो हम लोगों को पहले ये स्टडी करना है, ये सारी स्टडी को बोलते हैं फैटिग स्टडी। ठीक है, जब हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं ना, उनकी एनर्जी वगैरह के बारे में, तो दैट इज फैटिग स्टेज। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितने टाइम में उनको ब्रेक चाहिए, किसको कौन सा काम देना है, किसकी एफिशिएंसी, एनर्जी के हिसाब से काम देना है, और उनके ब्रेक इंटरवल्स डिसाइड करना है। अब ब्रेक इंटरवल्स हमने ये तो डिसाइड कर दी कि कितने टाइम के बाद देना है, लेकिन फिर वो ब्रेक इंटरवल का टाइम कितना होना चाहिए ये भी डिसाइड करना है कि भैया अगर कोई 30 साल का बंदा है तो वो 4 घंटे काम करेगा, उसके बाद में उसको आधे घंटे का ब्रेक भी दोगे तो भी वो फिर अपनी एनर्जी रिगेन करके वापस 4 घंटे काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई 50 साल वाला व्यक्ति है, अगर उसने 2 घंटे काम करा उसके बाद में तुमको आधा पौन घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, फिर वो 2 घंटे काम कर पाएगा। पहले वाला बंदा 4 घंटे काम करने के बाद में आधा घंटा ब्रेक लेता था और 4 घंटे काम करता था। अब क्या है, 2 घंटे काम करने के बाद उसको 45 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर वो 2 घंटे काम करेगा। तो हमको ये भी डिसाइड करना है कि जो इंटरवल्स का गैप होना चाहिए, ये इंटरवल का गैप कितना होना चाहिए और कितने शिफ्ट्स में उससे काम कराना है। 1 2 3, अगर मैं 3 शिफ्ट में काम करा रहा हूं तो बीच में मुझे 2 ब्रेक्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर मैं 4 शिफ्ट में काम करा रहा हूं तो 3 ब्रेक, अगर मैं 5 शिफ्ट में काम करा रहा हूं तो 4 ब्रेक। मतलब हर 2 शिफ्ट के बीच में हमको एक इंटरवल डालना पड़ेगा। अब हर इंटरवल कितने कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए ये भी मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि हर शिफ्ट का वर्किंग ना अलग अलग होगा। पहले 2 घंटे काम करा तो जरूरी थोड़ी कि बाद में भी 2 घंटे ही काम करना है, हो सकता है वो बाद में 3 घंटे हो जाए या फिर 1 घंटा हो जाए। तो उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि अगला जो ब्रेक मिलने वाला है वो कितने टाइम का मिलने जा रहा है। तो ये सारी स्टडी जो होगी ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज है उनको लेकर ये जो स्टडी होगी दैट इज फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी में हमने क्या देखा था कि सारी मेथड्स के बारे में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की मेथड जो फॉलो हो रही है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। मोशन यहाँ पर हम कंप्लीटली बात कर रहे हैं मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स की। फैटिग स्टडी में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनर्जी, स्टेमिना, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस की। ठीक है, टाइम स्टडी में हम लोग किसकी बात करते हैं, टाइम में मैंने बोला कि टाइम बाउंडेशन होना चाहिए किसी भी काम को लेकर कि एक दिन में इतना स्लॉट कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना ही है। फिर अगर नहीं हो रहा है तो आपको आपके वर्कर्स को चेक करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि दिस हैव टू बी डन एनी हाउ। जो स्लॉट दिया है
जो टारगेट दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए आपका, चाहे वो फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, प्रोडक्शन हो, रॉ मटेरियल्स का अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, या फिर वो फाइल का डेटा ही अपलोड क्यों ना करना हो, हर काम के लिए हमको टाइम स्टडी तो करनी है, ठीक है। फिर लास्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब व्हाट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? एक ऑर्गेनाइजेशन में ना सब तरीके के बंदे होते हैं काम करने वाले, और उन हर तरीके के बंदों की ना सैलरी अलग अलग होती है। अब मान लो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंपनी में 2 वर्कर्स है सेम पोजीशन पे, पर एक अच्छे से काम कर रहा है और एक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वर्कर्स दोनों सेम कैटेगरी के हैं, सेम ही काम उनको दिया है, ठीक है, कि उनको कुछ प्रोडक्शन की एक मशीन चलानी है, दो मशीन है, एक एक बंदे को एक एक मशीन चलानी है। अब एक बंदा एक दिन में 100 किलो का प्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरा बंदा उस सेम मशीन से, सेम टाइप की मशीन से 120 किलो का प्रोडक्शन कर रहा है। दोनों का काम सेम है, दोनों को टाइम सेम दिया गया है, दोनों को मशीन सेम दी गई है, दोनों को रॉ मटेरियल सेम दिया गया है, दोनों को जितनी भी हेल्प चाहिए सब सेम तरीके की देके रखी है, लेकिन फिर भी एक बंदा 100 किलो ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, दूसरा बंदा 120 किलो का प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर वर्कर की एफिशिएंसी पर चेक लगाने के लिए, या फिर इनको और मोटिवेट करने के लिए, या फिर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब कि जिस बंदे ने इफिशिएंट, इफेक्टिव, अच्छे तरीके से काम करा उसको सैलरी ज्यादा देंगे, जिसने नहीं करा उसको कम देंगे। अब वो कैसे डिसाइड होगा? डिपेंड्स अपॉन द वर्क। जिसने जितना काम करा उतनी उसको सैलरी। मान लो कि इसको 4 घंटे दिए थे, इसको 4 घंटे दिए थे, तो 4 घंटे इसने भी काम करा लेकिन इसने कम प्रोडक्शन करा, 4 घंटे इसने भी काम करा तो इसने ज्यादा प्रोडक्शन करा। तो हम लोग ना आर्ली बेसिस पर टाइम के हिसाब से उसको सैलरी नहीं देंगे, हम लोग पीस वर्क पीस के हिसाब से उसको सैलरी या वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि अगर इसने प्रोडक्शन इतना करा है तो इतनी सैलरी। हम लोग उसको बोल देंगे कि यार पर 10 किलो आपको 100 रुपए मिलने वाले, तो अगर उसने 100 किलो किया है तो उसको मिल जाएंगे कितने, पर 10 किलो के हिसाब से 100 रुपए मिल रहे थे उसको, तो इंटू 10, अगर 100 किलो के हिसाब से तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर ये जो 120 किलो वाला था इसको 1200 रुपए मिलेंगे, क्योंकि इसने प्रोडक्शन ज्यादा करा। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना कमीशन आपका बढ़ते जाएगा। ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो बंदे को कम सैलरी मिल रही है ना वो मोटिवेट होगा, क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि मेरे साथ वाले काम, मेरे साथ का ही काम करने वाला, मेरे जैसा ही काम करने वाला, और हमको सेम टाइम, सेम रॉ मटेरियल, सेम क्वालिटी, सेम टाइम दिया गया था, फिर भी उसने ज्यादा प्रोडक्शन करा, उसको ज्यादा पैसे मिले, तो अब मुझे भी करना चाहिए, मेरे को भी ज्यादा पैसे कमाना है। लेकिन अगर जिसने अच्छा काम करा तो वो अब क्या सोचेगा, नहीं यार इतना करा तो इतना तो अब मैं, ये तो मेरा कंफर्ट लेवल आ गया, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो हो सकता है मुझे इससे ज्यादा पैसा मिले। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर ना एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट होता है दोनों टाइप के वर्कर्स में। जो इफिशिएंटली काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से उनको भी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू से इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे वो अपने साथ वालों को देखकर और एनर्जेटिक या मोटिवेटेड फील करेंगे कि यार अगर इसको इतना पैसा मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, ये टेक्निक्स होती है, 5 तरीके की टेक्निक्स हमने देखी, मेथड, मोशन, फैटिग, टाइम और डिफरेंशियल। एक बार इसको नोट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आज के कंप्लीट वीडियो में ना हमने टेलर्स के बारे में पूरी चीज पढ़ी, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं कि टेलर्स में हमने क्या देखा, पहले प्रिंसिपल्स देखे, फिर टेक्निक्स देखी। प्रिंसिपल्स में हमने देखा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट हमने टेक्निक्स में देखा मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेलर्स का पोर्शन पूरा अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे फेयोल्स की। अब जो फेयोल्स के प्रिंसिपल है ना, दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट विद द टेलर्स। टेलर ने जितना फोकस साइंटिफिक मैनेजमेंट में करा था ना, वहां पे फेयोल ने काम तो करा, प्रिंसिपल्स तो बनाए, लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स थे ना वो एथिक्स को ज्यादा फॉलो करते थे रेदर देन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, क्या होते हैं अलग अलग बहुत सारे जो फेयोल के प्रिंसिपल है ना, टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, 1-4। ठीक है, तो अलग अलग प्रिंसिपल्स है, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, समझाऊंगा कि कैसे एक एक करके सारे प्रोसेस, अपन सारे प्रिंसिपल्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो अपन यहाँ पे खत्म करेंगे, अगले वीडियो में फेयोल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।